ठीक है, 9 केमिस्ट्री में आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर में जो है वो हम क्या पढ़ेंगे, तो उसके नेम पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री दो वर्ड से निकला है। ये इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री से मुराद यहाँ पर दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी और प्लस केमिस्ट्री। तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे होते हैं। उर्दू में इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड बरकी कीमिया, मतलब एक ऐसी केमिस्ट्री जिसके अंदर हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या कनेक्शन है केमिस्ट्री के साथ वो पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने जो है मोबाइल फ़ोन के बैटरीज वगैरह देखी होंगी कि उसमें केमिकल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है। तो ऐसा किस तरह से होता है, इन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में डील किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हम आ रहे हैं इसके अंदर, तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, कि इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ से चैप्टर का आगाज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड बर्क पाशे। ठीक है, ये उर्दू में कहलाता है बर्क पाशे, और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट उर्दू में कहलाता है गैर बर्क पाशे। क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में? ये दोनों ही कंपाउंड्स होते हैं, दोनों ही सब्सटेंसेस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट किस कंपाउंड को कहते हैं? ऐसे तमाम कंपाउंड्स, ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो एक्वस या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकें, ऐसे सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा, एक्वस और मोल्टन स्टेट से क्या मुराद है? एक्वस और मोल्टन स्टेट दोनों को अगर हम मिलाकर कहें तो उसका जस्ट मतलब होता है लिक्विड स्टेट, मतलब माया हालत। एक्वस अगर कोई चीज़ है तो एक्वस से मुराद के पानी में मिली हुई। वाटर में किसी चीज़ को अगर आप ऐड कर दोगे, पानी मिला हुआ अगर कोई सोल्यूशन होगा तो उसको एक्वस सोल्यूशन कहा जाएगा, एक्वस स्टेट कही जाएगी। मिसाल के तौर पर नमक को जब आपने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया तो फिर वो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बन गया। और मोल्टेन से मुराद क्या होता है? मोल्टेन के मतलब होता है पिघला हुआ, पिघला हुआ। तो ये कैसे करना पड़ेगा? जब आप किसी भी लिक्विड को जब आप हीट, जैसे किसी भी सॉलिड को जब आप हीट कर दोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, तो वो जिस स्टेट में आ जाएगा उसको मोल्टन स्टेट कहेंगे। जैसे कि नमक को अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है तो नमक क्या होता है? सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं मोल्टन स्टेट, पिघली हुई हालत। तो एक्वस और मोल्टन दोनों लिक्विड है, लेकिन एक्वस कब बन रहा है? जब किसी चीज़ को पानी में घोला जा रहा है, डिज़ोल्व किया जा रहा है। और मोल्टन कब बनता है? जब किसी चीज़ को हीट देकर सॉलिड से लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? हर वो सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में करंट को कंडक्ट कर सकें, लिक्विड स्टेट में उससे करंट पास हो सके। लिक्विड से मुराद एक्वस या मोल्टन स्टेट में उससे करंट पास हो सके, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये सब्सटेंसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ये आपका कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है, घरों में जो नमक इस्तेमाल होता है। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? बिकॉज ये सॉलिड स्टेट में करंट, सॉरी, लिक्विड स्टेट में करंट को कंडक्ट कर सकता है, सॉलिड में नहीं कर सकता है, लिक्विड स्टेट में करंट कंडक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे आपने क्या किया कि आपने एक बीकर ले लिया और बीकर के अंदर आपने सॉल्ट डाल दिया, सॉलिड आपने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया। सॉलिड से मुराद ये कि मतलब डायरेक्ट नमक का पैकेट खोला और नमक डाल दिया इसके अंदर। फिर आपने इसके अंदर दो तार डाल दिए, वायर्स डाल दी, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और बैटरी के साथ क्या लगा दिया आपने? यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया। सही है, ये आपने एक बल्ब लगा दिया। अब क्या ये बल्ब इस वक्त जलेगा? क्या सर्किट कंप्लीट होगा? क्या ये सॉलिड स्टेट पर जो नमक की क्या करंट को कंडक्ट करेगा? तो नहीं करेगा, क्योंकि नमक, ये नमक डाला ना इसके अंदर NaCl, तो नमक एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट हर वो सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में करंट कंडक्ट कर सकें। अभी कोई बल्ब नहीं जलेगा, करंट कंडक्ट होगा ही नहीं इसके अंदर से, करंट पास होगा ही नहीं इस NaCl से। तो करना क्या पड़ेगा? आप या तो इसमें आप डाल दो यहाँ से क्या, वाटर, एक्वा सॉल्यूशन बना दो। अगर ये नहीं करना है तो फिर क्या करो, यहाँ से इसको
चूल्हे में रख दो, मतलब हीट कर दो। हीट करेंगे तो तब भी ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्या अब ये बल्ब जल जाएगा? अब ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, अब ये बल्ब जल जाएगा। इससे क्या साबित हुआ कि सॉल्ट एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? बिकॉज लिक्विड स्टेट में करंट को कंडक्ट कर सकता है, और लिक्विड से मतलब एक्वस में भी और मोल्टन में भी कर सकता है। दोनों में फ़र्क जान लो, एक्वस और मोल्टन में क्या फ़र्क है, क्लियर। और साथ में ये NaCl के साथ आप HCl में कर लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जितने भी एसिड होते हैं, जितने भी बेस होते हैं, और जितने भी सॉल्ट होते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सारे एसिड, सारे बेस, सारे सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब एसिड बेस और सॉल्ट तो चैप्टर 9 में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 9 होता है ना एसिड बेस सॉल्ट। तो अब इतना नहीं पता, इतना जान लो जिसमें H आ जाए वो एसिड, जिसमें OH आ जाए वो बेस, ऐसे ही होता है। तो सारे सॉल्ट आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सारे एसिड्स इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और सारे बेस इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या है भाई? हर वो सब्सटेंस जो एक्वस या मोल्टन स्टेट में करंट को कंडक्ट नहीं कर सके, कैन नॉट कंडक्ट। बस सिंपल है, पूरे इस डेफिनेशन में कैन नॉट लगा दो कि नया डेफिनेशन बन गया। जो करंट को कंडक्ट नहीं कर सके लिक्विड स्टेट में, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर पेट्रोल में से कभी करंट पास नहीं होगा। अब आप इसके अंदर अगर नमक को निकाल कर अगर इसमें तुम पेट्रोल डाल दोगे ना, तो कभी भी बल्ब नहीं जलेगा। तो लिक्विड स्टेट में होता है पेट्रोल, बट करंट नहीं पास होगा उससे। तो लिक्विड तो पहले ही है ना वो, बट उससे करंट पास नहीं होगा। लिक्विड स्टेट पे है तो करंट पास उससे नहीं होगा। अगर ऐसा होता ना तो बाइक, जब भी बाइक में आप किक मारते हैं आपको करंट लगता, क्योंकि जैसे ही आप बाइक में किक लगाते हो ना, तो स्पार्क प्लग जो बाइक में होता है, स्पार्क प्लग से चिंगारी निकलती है जो पेट्रोल को जाके लगती है, अब पेट्रोल जलना शुरू हो जाता है। फिर ऐसे ही होता है ना। और अगर वो पेट्रोल करंट को कंडक्ट करता तो क्या होता, वो जो स्पार्क है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो उस पेट्रोल से होते होते इंजन की पूरी बॉडी में आ जाती, पूरी बॉडी में करंट आ जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि पेट्रोल इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, पेट्रोल से करंट पास नहीं होता। इस तरह से शुगर सोल्यूशन, इस तरह चीनी डाल के अगर पानी में घोल दो ना, तब भी करंट पास नहीं होगा चीनी वाले शुगर सोल्यूशन से। तो ये प्रैक्टिकल आप करोगे भी, आपके स्कूल में प्रैक्टिकल कराया जाएगा, आखिरी प्रैक्टिकल इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से। उसमें शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, ये सब में से करंट पास करके चेक करेंगे बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा। इस तरह से बेंजीन नॉर्मली इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये असल में बेंजीन होता है कार्सिनोजेनिक, एक कंपाउंड है बट कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉज करता है, कैंसर कॉज करता है इसके फ्यूम्स वगैरह ना। तो इसलिए लैब में इसको रखा नहीं जाता ना, कि ऐसा नहीं कि बच्चा उसको सूंघ ले। तो इसलिए आपने देखा भी नहीं होगा बेंजीन से दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं आगे डिफरेंट, मतलब इसको डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट करके। तो ये बेंजीन जो होता है ना, ये भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, इससे भी करंट पास नहीं होता। समझ में आ गई बात? दैट्स ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ आ रहे हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज स्टेट एंड एक्सप्लेन फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फेराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का पहला कानून है, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो थोड़ा डिटेल टॉपिक है ये। फर्स्ट क्वेश्चन तो थोड़ा शॉर्ट था, सेकंड थोड़ा लॉन्ग है। तो फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो सबसे पहली बात याद रखें कि ये जो लॉ है वो पेश किया था माइकल फेराडे ने। सो माइकल फेराडे वाज द साइंटिस्ट जिसने इस लॉ को पेश किया, ठीक है। सो माइकल फेराडे बहुत एक बेहतरीन केमिस्ट भी थे, फिजिशिस्ट भी थे, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में बड़ा काम किया। तो ये एक साइंटिस्ट का नाम था माइकल फेराडे, ठीक है। और जो आप जनरेटर वगैरह देखते हैं तो वो भी माइकल फेराडे की ईजाद थी। सो माइकल फेराडे ने फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को बताया था, और इसी ने सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी बताया था। तो 2 लॉज हैं इलेक्ट्रोलिसिस के। तो ये भी मैंने फर्स्ट लॉ बोर्ड पर लिखा है, इसका सेकंड लॉ भी है। और फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आस्क किए जाते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये पेश किया था माइकल फेराडे ने, और इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। कि किसी इलेक्ट्रोड पर जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा,
डिपॉजिट के मतलब होता है जमा होना, और लिबरेटेड का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है, बाहर निकलना, दैट इज़ लिबरेटेड। तो जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस अमाउंट ऑफ करंट के जो इलेक्ट्रोलाइट में से पास किया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है, जिसमें आपको बीकर लेते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट आप लेते हैं और उसके अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट डाल लेते हैं जो करंट को कंडक्ट कर सके। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, आपने नमक डाल लिया, तो वो जैसे ही जब वो लिक्विड स्टेट में आता है या एक्वस स्टेट में आता है तो Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। और आपने क्या किया, इसके अंदर आपने 2 मेटल के रॉड्स डिप कर दिए, 2 मेटल के रॉड्स डिप कर दिए और दोनों को वायर की मदद से, तार की मदद से एक सेल के साथ जोड़ दिया। तो ये असल में जो मैंने बनाया है, दिस इज़ एक्चुअली अ सेल, एक सेल के साथ जोड़ दिया। सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव जुड़ गया, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ गया, तो ये इलेक्ट्रोड कहलाया नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड भी कहते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिस पर पॉजिटिव जो प्लस से जुड़ा हुआ होता है उसको हम एनोड भी कहते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, एक एनोड एक कैथोड होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। और करंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं ताकि इलेक्ट्रिक करंट को हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकें। तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तैयार हो जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होती है। अब जब इससे करंट पास किया जाएगा सॉल्यूशन से, लेट्स से कि अभी हम यहाँ पर अगर हम वो स्विच और बटन ऑन करें तो ये क्या होगा, करंट पास होना शुरू हो जाएगा इसमें से। और जब करंट पास हो गया सॉल्यूशन से तो क्या होगा, जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब एनोड की तरफ जाएगा। अब ये सोडियम यहाँ पर जाएगा, कैथोड पर जाकर सोडियम मेटल बन जाएगा, सोडियम मेटल बनकर यहाँ पर चिपक जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब सोडियम मेटल उसमें डिपॉजिट हो जाएगा। जबकि Cl यहाँ जाएगा तो क्लोरीन गैस बनेगा, और क्लोरीन आप जानते हैं ग्रीन कलर की गैस है, वो गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी, मतलब लिबरेटेड हो जाएगी। डिपॉजिट और लिबरेट, जमा होना और बाहर निकलना जो बता रहा था। तो इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस डिपॉजिट भी होते हैं, लिबरेट भी होते हैं, बाहर भी निकलते हैं। अब कितना सोडियम जाकर इस पे जमा होगा, ये कितना क्लोरीन लिबरेट होगा, यही बताया था माइकल फैराडे ने अपनी फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में। ये जो पूरा जो मैंने समझाया ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का पहला कानून ये कहता है कि कितना सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू हो जाए इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में से जितना करंट पास किया जाएगा उतना ज़्यादा सब्सटेंस कैथोड और एनोड पर जाकर डिपॉजिट होगा। ज़्यादा करंट पास करोगे, तो ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, और कम करंट पास करोगे तो कम सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो सेल लगा है ना आपने, वो कितना वोल्टेज दे रहा है इससे पता लगेगा। मिसाल के तौर पर तोशिबा सेल अगर आपने इसमें लगा दिया, तोशिबा जो पेंसिल सेल होता है ना, जो रिमोट कंट्रोल में यूज़ किया जाता है, वो 1.5 वोल्ट का होता है, वो कम करंट जनरेट कर सकता है। लेकिन यही अगर आप यूपीएस वाली बैटरी आप लगा दो, यूपीएस में जो लगती है, बाइक में जो लगती है, वो ज़्यादा करंट दे सकता है। तो क्या मतलब होता है कि वो ज़्यादा करंट देगा तो वो ज़्यादा डिपॉजिट होगा सब्सटेंस। तो इस जो भी ये सेल करंट दे रहा है, उस करंट से पता लगेगा कि कितना सब्सटेंस डिपॉजिट या इलेक्ट्रोड होने वाला है। बात समझ में आ रही है? जितना ज़्यादा करंट दोगे उतना ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पर। क्लियर यहाँ तक बात क्या बता रहा हूँ? अब इसी बात को एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज़ में लिखते हैं कि मान लो कि जो W है, W क्या है, जो वेट है सब्सटेंस का जो डिपॉजिट हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जितना आप करंट पास करेंगे। करंट को A से शो किया जाता है और A को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, T मतलब टाइम, जितने टाइम तक भी आपने करंट को पास किया है। तो W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू T, मतलब जो भी वेट डिपॉजिट हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, जो करंट आप पास कर रहे हैं फॉर टाइम T सेकंड्स, कितने भी सेकंड्स के लिए। अब आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन फिजिक्स और केमिस्ट्री से हटा देते हैं, और जब इसको हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो क्या करते हैं, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पर जो कांस्टेंट आया वो क्या आया, Z, कैपिटल Z।
अब ये Z क्या है, ZAT हो गया। ये Z कहलाता है, यहाँ पर हमें Z को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है और ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है और ये कांस्टेंट है। और कांस्टेंट क्या होता है भाई, जिसकी वैल्यू हर एक अलग सब्सटेंस के लिए एक फिक्स होगी। मतलब मिसाल के तौर पे सिल्वर के लिए अलग वैल्यू होगी, कॉपर के लिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की अलग वैल्यू होगी, मतलब फिक्स होगी। सिल्वर के लिए हमेशा सेम रहेगी, कॉपर के लिए हमेशा सेम रहेगी। तो यहाँ पर क्या किया बच्चों, हमने इसी फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से एक फार्मूला ड्राइव कर लिया और ये फार्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होता है चैप्टर नंबर 8 के। यहाँ थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। W से मुराद है वेट, ठीक है। वेट भी कह सकते हो, मास भी कह सकते हैं और अमाउंट भी कह सकते हो। इन तीनों का मतलब एक ही है। Z से मुराद क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, सही है बच्चे, ये है आपका Z। A से मुराद हो गया आपका करंट, A आपका ये करंट है, A से मुराद है करंट और T से मुराद क्या है, टाइम। अब इन सब की यूनिट होती है अलग अलग। जैसे वेट की यूनिट हम लोग जो लिखते हैं न्यूमेरिकल में यहाँ पर, वो किस में लिखते हैं, GM, ग्राम में लिखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की अलग यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर कूलम। ये C कैपिटल से कूलम कहलाता है, ग्राम पर कूलम पढ़ते हैं इसको, ग्राम पर कूलम। करंट की यूनिट जो हम लिखते हैं यहाँ पर, वो A से लिखते हैं एम्पियर। और टाइम की जो यूनिट हमेशा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वो क्या इस्तेमाल करनी पड़ेगी, सेकंड्स। ये मैंने नीचे इसलिए बता दिया कि न्यूमेरिकल में हमें ये यूनिट्स रखनी होती हैं, चूँकि WZAT, ये पूरा W=ZAT, ये फॉर्मूला है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का, जिसको अभी हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है सारी चीज़ें, क्लियर है। ओके, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, बुक में पेज 138 पर क्वेश्चन 4 होगा ये आपके पास कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन 10 एम्पियर ऑफ करंट इज पास फॉर 50 मिनट्स थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। कह रहे बताएं कितना अमाउंट सिल्वर का डिपॉजिट होगा जब 10 एम्पियर करंट पास किया जाएगा 50 मिनट के लिए एक सिल्वर नाइट्रेट के एक सॉल्यूशन से, मतलब इलेक्ट्रोलाइट से। Z ऑफ Ag इज इतना ग्राम पर कूलम, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा हम बनाएंगे, जो जो चीज़ें गिवन है वो सब चीज़ें लिख देंगे। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, मतलब जो मालूम करना है आपको इस वक्त क्या करना है मालूम, W होता है ना अमाउंट, अमाउंट कैलकुलेट करना है व्हेन 10 एम्पियर ऑफ करंट। तो कैपिटल है गिवन है, कितना गिवन है, 10 एम्पियर, पूरा लिखना पड़ेगा 10 एम्पियर। टाइम गिवन है 50 मिनट्स, तो T इज इक्वल टू 50 सेकेंड्स। अब आप यस 50 मिनट्स, सॉरी 50 मिनट्स। अब आपको पता है कि मैंने बताया था यूनिट हमेशा सेकंड्स में होनी चाहिए इसकी, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं ना, तो जो भी मिनट्स हैं आप 50 आ गए ना जैसे, तो 50 इंटू 60 कर दो, तो कितने आ जाएंगे ये 3000 या 300 मिनट्स हो जाए, 300 सेकंड्स हो जाएंगे, नॉट 3000 हो जाएंगे, 3000 सेकंड्स हो जाएंगे ये, बस समझ मारिए। तो जब भी मिनट दिया जाए तो मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि हमेशा टाइम की यूनिट हम सेकंड यूज़ करेंगे। और Z की वैल्यू भी दी गई है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सिल्वर की, दैट इज 0.00118 ग्राम पर कूलम, ठीक है जी। नाउ अब क्या करना है इसकी भाई, सॉल्यूशन। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का, W इज इक्वल टू Z इंटू A इंटू T। तो ये फॉर्मूला है जो आपको इस्तेमाल करना है, इसको वर्कशॉप कर दिया हमने। वैल्यूज पुट कर देंगे, Z की वैल्यू है 0.00118 एम्पियर, कितना है भाई 10, और टाइम कितना आ गया सेकंड्स में 3000। नाउ अब आप कैलकुलेटर को यूज़ करें, yes. 35.4 यूनिट क्या आ जाएगी, वेट है, ग्राम्स में आ जाएगी।
आंसर। समझ में आया कैसे बनाइए, सिंपल है। ठीक है, पेज नंबर 125 पर एग्जाम्पल 1 करते हैं सॉल्व। कहते हैं अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर वॉज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर 1 आवर। कहते हैं करंट है 0.5 एम्पियर का, उसको पास किया गया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। ये जो 0.5 एम्पियर है आपको क्या दे दिया गया, असल में एम्पियर दे दिया गया, कैपिटल ए दे दिया गया, करंट दे दिया गया। तो ये हमने यहाँ लिख दिया 0.5 एम्पियर। कितने टाइम के लिए पास किया गया, फॉर 1 आवर। तो टाइम यहाँ पर आ गया 1 आवर। अब आवर को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये स्टेप बाय स्टेप होगा। 1 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो जब उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट्स बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 टाइम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो आवर जो है वो सेकंड बन जाता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3600 सेकंड्स। ठीक है, मिनट से अगर सेकंड में जाते हैं तो एक बार 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अगर आवर से सेकंड में जाएंगे तो फिर 2 टाइम्स आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि भाई कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर मेटल डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। तो क्या बताना है, W बताना है, मास कितना डिपॉजिट हुआ कैथोड पर। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर ये मैंने कितना 0.0000329 ग्राम पर कूलम। तो फिर से हम ये लगा लेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ, Z की वैल्यू 0.0000329, एम्पेयर कितना भाई 0.5, और टाइम कितना भाई 3600। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें। कितना आंसर आया, 0.5922। अच्छा 592 कर दिया, यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आया, लिख लें।